नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में बात होगी आज की बड़ी राजनीतिक खबरों की, उन खबरों की जिसका सीधा असर हम पर, आप पर पड़ता है। जानेंगे क्या है सियासी दलों का एजेंडा और क्या है इन खबरों के मायने। 31 मार्च से पहले लाल आतंक का खात्मा, और लगातार हम इस ओर बढ़ रहे हैं। 31 मार्च को ये डेट जो है वो घोषित की गई थी कि लाल आतंक यानी नक्सली आतंक का खात्मा हो जाएगा। इसकी हम समीक्षा भी करेंगे और इससे जुड़ी हुई खबर भी दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बात होगी वेस्ट एशिया संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग की कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों यह लगता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए और खास तौर पर ईरान के पक्ष में उनको खड़े नजर आना चाहिए। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विपक्ष को भारत के कूटनीतिक रुख की देंगे जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, संकल्प के साथ हो रहे हैं सुधार, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, नई कर व्यवस्था विश्वास पर आधारित, भारत को मजबूत कारोबार का केंद्र बनाने पर जोर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठकों का दौर जारी, अन्य दल भी चुनाव प्रचार में जुटे। इकतीस मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ढहा नक्सल नेटवर्क, अधिकांश शीर्ष नक्सली नेता मारे गए या किया आत्मसमर्पण। केंद्र सरकार ने चलाई सफल रणनीति, नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस का शानदार ऑपरेशन, कई राज्य हुए नक्सल मुक्त। और केरल में त्रिकोणीय मुकाबले में ज्यादा सेकुलर दिखने की होड़। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच गाजा, फिलिस्तीन, ईरान के मुद्दे पर सियासी जंग। कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने, एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का लगाया आरोप। तो सबसे पहले लाल आतंक के खात्मे की बात करते हैं। 31 मार्च से पहले लाल आतंक का सफाया हो गया है। देश भर में चल रहे नक्सल आतंक के खिलाफ अभियान में 24 मार्च का दिन ऐतिहासिक माना जा सकता है। न केवल बस्तर बल्कि पूरे दंडकारण्य क्षेत्र से माओवादी लीडरशिप का सफाया हो गया है। अब तक सुरक्षा बलों से बचते हुए अबूझमाड़ के जंगलों में छिपे खूंखार नक्सली लीडर पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। मुख्य धारा में लौटने का मन बनाकर पापा राव ने अपने साथ कई नक्सली कारकुनों को सरेंडर कराया है। पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ हथियार डालने का फैसला जो लिया वो लोकतंत्र को मजबूत करने के इरादे से लिया है। ऐसा उन्होंने जब सरेंडर किया पापा राव ने तो उसने कहा। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान में ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने नक्सल मुक्त भारत के अभियान में अंतिम कठिन चुनौती को जीत लिया है। 31 मार्च 2026 के डेडलाइन से पहले तेलंगाना पुलिस ने पिछले महीने ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता देवजी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने पुलिस महानिदेशक की बी शिवधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लगभग 4 दशकों तक आतंक को अपने कंधे पर उठाए रखने वाले माओवादियों के सुप्रीम कमांडर और जनरल सेक्रेटरी नक्सली देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यानी बचे हुए कमांडर अब गोली या गुलाब में गुलाब को चुनना बेहतर समझ रहे हैं। दंडकारण्य के जंगलों में 40 साल तक देवजी एक रहस्य बना हुआ था, जबकि खतरनाक नक्सल आतंकी पापाजी राव ने अपनी मौत की खबर कई बार फैलाकर पुलिस को वो चकमा देता रहा था। समर्पण के बाद देवजी की पहली प्रतिक्रिया उसने देते हुए कहा कि अब देश बदल चुका है। विकास की तेज रफ्तार ने नक्सल आतंक की धार को कुंद कर दिया था। जाहिर है सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास ने आज कई राज्यों में नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया है।
31 मार्च 2026 में बमुश्किल से एक हफ्ते भी का वक्त बचा रह गया है। ये डेडलाइन देश में नक्सलवाद के खात्मे का एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। जाहिर है, माओवादी हिंसा से रक्त रंजित आदिवासी इलाके में एक नई सुबह का एहसास हुआ है। अबूझमाड़ को सबसे सुरक्षित किला मानने वाले माओवादी लीडर्स ने अब आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा है और केंद्र सरकार की रणनीति सफल रूप से सामने आई है। और आइए सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस पर क्या कहना है। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे अभियान पर, आइए ये भी सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात है। तो कुख्यात नक्सली पापाराव क्या कुछ कह रहा है, आइए ये भी सुनते हैं। उसने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ने की बात कह रहा है, आइए सुनते हैं उसको। 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम अत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे, डरे नहीं है। तो डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता है पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अच्छा। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। तो यह कुख्यात नक्सली पापाराव जिसका आतंक 4 दशकों तक अबूझमाड़ के जंगलों में रहा है और जो कई बार अपने ही मौत की खबर फैलाकर पुलिस को और सुरक्षा बलों को लगातार चकमा देता रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है पुलिस की, सुरक्षा बलों की। और जिस तरह से उसने कहा कि अब संविधान के दायरे में रहकर वो काम करेगा और कम से कम जो ये सारा अभियान था उस पर अब लगाम लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन थी, उससे पहले इतने बड़े नक्सली नेता का, इन नक्सली लीडर का जो सरेंडर है वो बहुत मायने रखता है। हमारे साथ हैदराबाद से सुरेखा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई है। सुरेखा, किस तरह से देखती हैं पापाराव का सरेंडर? देवजी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने इससे पहले सरेंडर किया, कैसे देख रही हैं 31 मार्च 2026 की डेडलाइन? और ऐसा लग रहा है कि ये डेडलाइन जो है पुलिस और ख़ासतौर पर गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, लगभग ऐसा ही जो है तस्वीर उभर कर आ रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तेलंगाना और आंध्रा की भी बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जड़ें देखी जा रही थी, वहां पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही राज्यों से नक्सलवाद जो पनप रहा था वो एक तरीके से खत्म हुआ है। और पिछले कुछ समय से वैसे कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में काफी हद तक जो नक्सली यहाँ के थे, इन प्रांत के थे, चाहे वो करीमनगर के हो, तेलंगाना के ही, और फिर आंध्रा के जो विशाखापट्टनम उस इलाके के जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आपके पास दोबारा लौटेंगे, सीधे चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाइव। कच्चे तेल की पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चल रही हैं। मैं देशवासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को
रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपए तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीजें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में ही एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन चार्ज को खत्म कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24/7 वर्क को भी अलाउ किया गया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है। इन सभी whatever steps have been taken till now have started showing us good results. पिछले लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहां पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है।
इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। केरोसिन के संबंध में भी जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन एडिशनल एलोकेशन किया है सभी राज्य सरकारों को, और यहां पर भी लगभग 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेशन ऑर्डर्स जारी हुए हैं। आज के समय में भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी ये प्रयत्न है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जाए, और इस सब में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल लगभग 2700 रेड की गई विभिन्न राज्यों में, और लगभग 2000 सिलेंडर भी सीज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अच्छी रेड्स हुई हैं और काफी मात्रा में सिलेंडर्स भी सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं। अभी तक लगभग 290 शो कॉज नोटिस इशू किए जा चुके हैं। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से दोबारा प्रार्थना करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है और उन तक ईंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर स्तर पर प्रयत्नरत है। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर अपडेट्स दें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उस पर 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं, और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है, और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपने इंडियन मिशंस के सहयोग से। पोर्ट के ऑपरेशन सामान्य हैं, कहीं भी कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है, और इस संदर्भ में मैंने पिछले दिनों में एक एक पोर्ट पे लिया गया जो भी इनिशिएटिव है वो उसके विषय में बताया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, चिदम्बरनाथ पोर्ट था। आज मैं आपको एक अदर देन मेजर पोर्ट के विषय में बता रहा हूं, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार मिडिल ईस्ट बाउंड एक्सपोर्ट कंटेनर्स में 15 दिन की फ्री स्टोरेज का नंबर ऑफ डेज 15 दिन कर दिया। जो रीफर प्लग इन चार्जेस हैं उनको 80% वेव किया। लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को भी वेव किया है, और साथ ही बैक टू टाउन कंटेनर के लिए 15 दिन का फ्री स्टोरेज दिया है। इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज लगातार शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशंस, सेफ्टी ऑफ सी फेयरर्स एंड देयर वेलफेयर और मैरीटाइम ट्रेड की कंटिन्यूटी पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव्स में आपको जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, our conversations with global leaders and countries have continued. Yesterday, our Prime Minister received a telephone call from the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump. The two leaders had useful exchange of views on the ongoing evolving situation in West Asia. Prime Minister reiterated and put forth India's point of view, calling for de-escalation and restoration of peace at the earliest. He also underlined the importance of ensuring that the Strait of Hormuz remain open, secure, and accessible, and also conveyed that it is vital for global peace, stability, and economic well-being.
Both leaders agreed to remain in touch regarding the ongoing efforts aimed at promoting peace and stability in the region. Prime Minister also yesterday received a call from the President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayake. The two leaders obviously discussed the situation in West Asia. Both leaders reiterated the importance of keeping shipping lines open and secure in the interest of the global community. The two leaders discussed progress on various initiatives that are aimed at strengthening India-Sri Lanka energy cooperation and enhancing regional security. कल शाम माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत हैं उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कई भारतीय नागरिक अब अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़कर देश लौटे हैं और लौट रहे हैं। इनके बारे में माननीय विदेश मंत्री ने जो ईरान के सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिली उसके लिए धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि गल्फ रीजन से जुड़े अपडेट्स दें। ओवर टू यू। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region. We are according the highest priority to ensure the safety, security and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They are also closely coordinating with the concerned local governments. Regular updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Let me assure you, our missions are proactively assisting and supporting students, seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 426,000 passengers have returned from the region to India. During this period, a total of 2,149 flights, including scheduled and non-scheduled flights of Indian as well as foreign carriers, have operated from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 80 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 9 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Special non-scheduled commercial flights of Jazeera Airways of Kuwait are operating from the Al Qaisuma Airport in Saudi Arabia, and Gulf Air of Bahrain is operating from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. A total of 1,043 Indian nationals, including 717 students and 326 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. As you are aware, an Indian national tragically passed away on March 18th in an attack in Riyadh. His mortal remains have arrived in India earlier today. We have been in regular touch with the family and express our deepest condolences to them at this difficult time.
Our missions in Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for early repatriation of the mortal remains of the other deceased Indian nationals. Thank you. Thank you. Now we'll take few questions from media. 47. We'll start from the left. सवाल सुजाता मैम से है। मैम, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जहां जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है उन इलाकों में एलपीजी ग्राहकों को कर्टेल किया जाएगा या बंद किया जाएगा एलपीजी सप्लाई, और अभी की एलपीजी स्थिति क्या है? Shine Mohan from Mathrubhumi. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, you had earlier said that about 1.9 lakh new PNG connection, LPG have been shifted to PNG, and how many of them have surrendered their LPG cylinder? If you have any data on that. Hi ma'am, Danish Anand from NETV Profit. All India Distillers Association has written a letter to Mr. Gadkari, and they have suggested that the ethanol blending in India should be increased from 20% to 30%. So is the ministry thinking about this? This is Aishwarya from Business Today. My question is to Sujata ma'am on the switch to PNB regarding yesterday's order. First off, is there a plan as to how this is going to be executed, especially in congested areas and, you know, probably spaces like Dharavi where it's going to be difficult? Is that been discussed so far? How will the notifications go through in such kind of areas? And is there a process or plan per se? I know that the order says that the district authorities will be doing that. One is that, and what is the estimated population that you're expecting to convert from LPG to PNG? Is there any figure as such on this? Was there any research as to how many consumers could get a PNG connection from LPG, that transition? And ma'am, because we are switching from LPG to LNG now, and it is kind of well established that our LPG procuring problem might be bigger than LNG. What are the LNG sourcing? What is our LNG sourcing strategy? Which other countries are we tapping into? मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल सुजाता जी से है कि जो कमर्शियल सप्लाई हो रही है गैस सिलेंडर की, तो जो पहले मैम डिमांड थी, जैसे जो रेस्टोरेंट या जो होटल्स को मिल रही थी, आपने कहा 50% एलोकेशन बढ़ाया है राज्यों को, तो अगर हमारे पास कमी नहीं है तो क्या हम पूर्व स्थिति में आ गए हैं, या फिर हम कमर्शियल कट क्यों कर रहे हैं? क्या फ्यूचर के लिहाज से कट कर रहे हैं जो है कमर्शियल सप्लाई, या क्या स्थिति है? और अभी दूसरा, अभी बुकिंग कितनी आ रही है? एक सवाल विदेश मंत्रालय से, रणधीर जी ने बताया कल प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है, तो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी को लेकर भी अमेरिका ने भारत से सहयोग मांगा है? क्या ये जानकारी दे सकते हैं? और क्या क्या बात हुई है? क्या और दूसरी मदद मांगी है, सैनिक मदद मांगी है भारत से? थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Saptvarna Ghosh from The Hindu. Two questions to Sujata, ma'am. Firstly, with the Gazette, directive out the other day, and the PNG push that we are looking at now, have we stipulated any targets of the number of PNG connections or the network expansion that we'll be looking at over the next 2 weeks or 3 weeks? And have we made any capacity assessment of how much we can actually go ahead and pursue? And ma'am, secondly, considering this expeditious push right now, are we also looking at some feasible costs associated with it? And is the government looking to absorb some of it, or would the CGDs have to bear the brunt of it? If you could please help with some perspective. मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल रणधीर जायसवाल सर से है
कि अभी बातचीत में ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान इस पूरे वॉर में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद को पनाह देता रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश से मध्यस्थता करके सीज फायर होना कितना टिकाऊ होगा, भारत का इस पे क्या कहना है? और एक सवाल राजेश कुमार सिन्हा सर से कि ईरान ने यूएन को इन्फॉर्म किया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बंद है जो दुश्मन देश हैं। भारत उनमें से तो नहीं है, इसके बावजूद हमारे 20 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट साइड में क्यों हैं? I am Rakesh from Bloomberg. My question is for Sinha sir. Sir, are we expecting delivery of any LPG cargo from Iran on West Coast? Hi, Sukal from Indian Express. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, you mentioned that there are enough stocks of petrol and diesel available in the country, and of course, I mean, they would be available at the OMC level, but what we are hearing from quite a few dealers, particularly the smaller ones, is that because the OMCs have now shifted to cash and carry, earlier they were providing them a few days of credit, but now they've shifted to cash and carry, which effectively has left some of them in the lurch. They're unable to arrange for large sums of money to make advance payments, and that is why some of their outlets have not been able to, lift fuel. So, because you're from the Petroleum Ministry and the OMCs are government undertakings, just wanted to understand: is there going to be any rethink, or will they revert back to providing the dealers with a few days of credit so that this intermediate sort of supply disruption can be managed? Thank you. Thank you for letting me ask a question. I'm Tvesh Mishra from Economic Times. Sir, I'd like to ask two questions. The first is regarding how long will these advisories to the ports be in force? Has there been any timeline discussed on how long will these concessions need to be given? And the second one is, when was this advisory issued by the non-major port that you're talking about? So, ethanol blending, it's a policy decision, and when the government will take decision, it will be informed. I cannot comment on it right now. Commercial allocation, why there is a cut? It is precisely because we are in a war situation where supplies are disrupted, and the priority is the domestic consumer. हर घर में सिलेंडर पहुंचाना है, हर घर में पीएनजी पहुंचाना है, यही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है, और उसको करने के लिए दिस इज अ कैलिब्रेटेड डिसीजन टेकन. बुकिंग कल मेरे से पूछा आपने, लगभग 58 लाख बुकिंग हुई हैं कल. पीएनजी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं. इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीएनजीआरबी इज अ रेगुलेटर, और पीएनजीआरबी ने बिडिंग के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में लगभग 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में सीजीडी एंटिटीज को पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए परमिशन दिया है. So when the bidding happens, there are all these issues, whatever you are mentioning or you want to know, are listed. कि मिनिमम वर्क प्रोग्राम कितना होगा, कितने कमर्शियल कनेक्शंस लगाएंगे, कितने सीएनजी पंप लगाएंगे, कितने डोमेस्टिक को देंगे, कितना इंडस्ट्री को देंगे, कितने कनेक्शंस. सो ऑल दोज डिटेल्स आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन देयर. नेक्स्ट वाज प्राइस अबाउट द पीएनजी. कंज्यूमर को बचाने के लिए ही ये प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, और उसके अंदर डोमेस्टिक गैस का एलोकेशन किया गया है. इसीलिए पीएनजी का भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए कोई प्राइस राइज नहीं है. कैश एंड कैरी, दिस इज अ रूटीन कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं. ऐसा कोई नहीं है कि सभी कंपनियों ने हमेशा कैश एंड कैरी दिया है. सो दिस इज अ कमर्शियल डिसीजन. दे विल रिव्यू, दे विल लुक इनटू इट. थैंक यू.
So I precisely gave you the number, the information that these are the numbers which are committed by these CGD companies to PNGRB. So the numbers are there. There is an assessment. I must tell you that every day in ministry the meeting is held at the senior most level, senior officers with the senior officers in the ministry are holding daily meeting with the CGD entities. So that this can be expedited, and precisely because of this, to expedite or to, expedite the connections, a lot of measures have been taken, and I have already, briefed you about all those, steps taken. Yeah, yes. So one is the shift from PNG to LPG. So इसके बारे में मैं आपको आपका ध्यान एक फैक्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि yes, that's what I'm coming to that. So the important point is that our dependency, import dependency for LPG is much higher than the import dependency for PNG or LNG. We produce 50% domestically as far as the PNG is concerned. So ये देश हित में है कि हम LPG से PNG पर शिफ्ट हों. हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है. दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ. सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग. सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी LPG से PNG पर शिफ्ट किया है. उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है. So here also through this Gazette notification, government has tried to reinforce it. And here the entity, जो entity है वो जितने भी लोगों को जहां पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी. रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को LPG से PNG पर शिफ्ट होना होगा. These are all hypothetical questions. Let the things happen. See, if there may be 1 or 2 cases very specific. Yesterday also somebody asked about koi ghar ka. So they are very specific, complicated issues ki ghar ka malik nahi hai or rent pe koi reh raha hai. So there are certain rules that have to be followed. But if there are any specific issues, please tell us. We will resolve that also. जो प्रश्न है कि भारत के जहाज क्यों स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में क्यों हैं, सीधा जवाब है वो लोग वहां तेल भरवाने गए थे, इसलिए कार्गो पिकअप करने गए, इसलिए वेस्ट में है. ईस्ट में आने के लिए उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है. उस क्रॉस करने के लिए उनको सही उपयुक्त समय चुनना है, किस समय चले, क्योंकि वहां की स्थितियां सामान्य नहीं है. इसलिए वो समय देखकर उचित समय पर सेफ्टी को ध्यान में रख के मूव करते हैं. और इसी क्रम में जैसा आपने पहले भी देखा 16 तारीख और 17 तारीख को 2 भारतीय जहाज LPG के साथ भारत आए. मैंने आपको कल भी बताया था 2 और जहाज भारतीय फ्लैग के 2 जहाज हैं जो कि LPG कैरी कर रहे हैं. और वो दूसरे सवाल के जवाब में यही 2 जहाज जो चल पड़े हैं वहां से भारत की ओर अग्रसर हैं, इनमें ये दोनों वेस्ट कोस्ट पे पहुंचेंगे. एक कांडला पोर्ट पे और दूसरा न्यू मैंगलोर पे. पहला 26 तारीख को जो कि कल है और दूसरा 27 तारीख को पहुंचेगा. और दोनों में मिला करके करीब 92,000 मेट्रिक टन LPG है. एक सवाल था एडवाइजरी की क्या ड्यूरेशन होगी. एडवाइजरी जो जारी हुआ है वो हर पोर्ट के लिए है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो. और पोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के इस एडवाइजरी के बेसिस पे काम किया है. और मैंने आपको पहले बताया है कि सारे पोर्ट्स ने, कोई एक्सेप्शन नहीं देखा मैंने इसमें,
सारे पोर्ट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार कंसेशंस दिए हैं। और इस क्रम में मैंने आपको रोज एक पोर्ट के विषय में बताया। आज मैंने आपको जो बताया, जो सवाल आपका है कि ये जो अदर देन मेजर पोर्ट है, इसने एडवाइजरी जारी की है 24 तारीख को, कल की डेट की है ये, 24 मार्च की। धन्यवाद। नो, आपने ईरान से लोडिंग की बात की, वो मेरी जानकारी में नहीं है। नो लोडेड कार्गो फ्रॉम ईरान, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट। देखिए, ये हर पोर्ट ने अपनी वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके कितनी आवश्यकता है, कितनी दे सकते हैं, हर पोर्ट ने दिया है। किसी ने 14 तारीख को मेजर पोर्ट में, किसी ने 14 तारीख को, किसी ने 15 को, किसी ने 16 को, किसी ने 18 तारीख को। तो हर पोर्ट ने अपने स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके और ये जारी किया है। पहला सवाल ब्रह्म प्रकाश जी, मैंने जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी कल, और इस बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके माध्यम से जो नौ परिवहन होता है उस पर रेखांकित किया और बताया कितना अहम है ये वैश्विक स्थिरता के लिए, वैश्विक शांति के लिए और सबके आर्थिक कल्याण के लिए। उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पे इस बात पर जोर दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरीके से वो खुले ढंग से, आज़ाद ढंग से और सुरक्षित ढंग से वहाँ नौ परिवहन होना चाहिए। इसमें सिर्फ भारत की भलाई नहीं, पूरे विश्व समुदाय की भलाई है। विशेष जानकारी के लिए आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है पीआईबी के माध्यम से, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसके बारे में भी चर्चा यहाँ किया। दूसरा सवाल हमारे दोस्त का था यहाँ पर। देखिए, कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने भी देखी है, पश्चिम एशिया संघर्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं हो रही है उस पर हम भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के बहुत सारे इकाई उस पर नजर रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। तो अब देख रहे थे पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता। बताया गया कि एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार दुरुस्त हुआ है, उसको बेहतर किया जा रहा है। जो पश्चिम एशिया के क्षेत्र से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनका भी संचालन पहले से बेहतर हो रहा है और चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लगातार स्थितियां नियंत्रण में है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और वेस्ट एशिया पर जो अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जाने से पहले हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से देश को नक्सल मुक्त कराने के लिए अभियान जो है वो अपने अंतिम चरण या अंतिम दिन में है। 31 मार्च 2026
तक इसकी डेडलाइन है और उससे पहले दो बड़े, या ये कहा जाए कि एक के बाद एक बड़े जो माओवादी लीडर्स हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उन्होंने सरेंडर किया। पापा राव की हमने आपको बात भी दिखाई, उनकी बाइट भी दिखाई, और किस तरह से वो जो सरेंडर्स रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक रहे हैं। शीर्ष नेता देवजी का भी सरेंडर हमने आपको बताया और दिखाया। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा जुड़ी हुई हैं। सुरेखा इससे पहले भी जानकारी दे रही थी। सुरेखा हैदराबाद से जुड़ी हुई है। सुरेखा हमको ये जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये जो अभियान है 31 मार्च 2026 को जिसकी डेडलाइन है, ये सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जानकारी हमको सुरेखा दे रही थी। सुरेखा, आप अपनी बात जारी रखें। जी हाँ, दरअसल जो हम बात कर रहे थे कि जो तेलुगु मूल से जो पनपकर जो नक्सलवादी जो है दूसरे राज्यों की तरफ आगे बढ़े, वहां पर किस तरीके से कह सकता है कि अप्रासंगिक हो चुका है अब उनके बारे में, या फिर यहाँ पर जो है उनकी गतिविधियां बहुत लगभग जो है एक तरीके से ना के बराबर हो गई थी। लेकिन ये आंकड़ा आपको बताएगा कि किस तरीके से पिछले 2 सालों से कितना ज्यादा बदलाव देखा गया है। 590 से ज्यादा जो है माओवादी जो है उन्होंने या तो सरेंडर किया है, ये जानकारी जो आधिकारिक तौर पर दी गई। और इसके अलावा कि जैसे हिडमा की बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़े नेता माओवादी की तरफ से माना जाता है, उनका जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया था आंध्र प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जहां पर खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मूल से जो है जो नक्सलिज्म जो यहां पर पनप रहा था, वो कैसे धीरे धीरे दूसरे राज्यों में जाकर बसे, यहां पर जो है बिल्कुल एक तरीके से खत्म होता गया। और यहाँ के राज्यों ने किस तरीके से उन्हें वापस नहीं आने का जो उनका प्रोग्राम या प्लान था उसे पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अमल किया था। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि अभी के क्या हालात है। अभी जिस तरीके से देवोजी ने जिस वक्त में सरेंडर किया था और हमसे बात कर रहे थे, और उनके साथ में जो बाकी लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे दामोदर से, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या देखते हैं कि जब वो नक्सलवाद की तरफ आकर्षित हुए थे तब में और अब में जब वो वापस आए हैं क्या बदलाव दिख रहा है, तो उन्होंने सीधे यही कहा कि काफी बदलाव दिख रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है। और जिस मुद्दे से या जिस उद्देश्य से जो वो वहां पर गए थे उसमें और अब में जो है काफी बदलाव दिख रहा है, बहुत सी चीजें बदल गई है। और जनजीवन में जो वापसी कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन की जो हम बात करते हैं वो दिख रहा है। लेकिन साथ ही में देवजी जैसे नेता जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि वो वापस जो है राजनीति की तरफ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसीलिए मैं वापस आया हूं, लेकिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ता रहूंगा। यहाँ पर हमें ये भी बात करनी होगी कि राज्य सरकार की तरफ से भी, क्योंकि रेवंत रेड्डी डीजीपी शिवधर रेड्डी के साथ जो है जब अमित शाह से कुछ दिन पहले मिले, खासकर देवजी के सरेंडर के बाद, उस वक्त में जो है ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये बात साफ कर दी गई कि राज्य सरकार भी इस मुद्दे को लेकर जो है केंद्र सरकार के साथ है। और यहाँ पर जब मैंने खुद रेवंत रेड्डी से सवाल पूछा था ये कि क्या सोचते हैं कि कितना बदलाव आया है और सरकार की तरफ से जो है क्या अपील आप देना चाहेंगे, और खासकर उन लोगों के लिए भी जो माओवादियों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो परिवार जो माओवादियों में अपनों को खो चुका है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे। रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर यह बात कही कि वो अपील करेंगे माओवादियों से भी, अगर कोई भी इस वक्त में अभी भी है और उन्होंने सरेंडर नहीं किया है तो वो वापस आए, जनजीवन से जुड़े, और सरकारें उनको पूरी तरीके से स्वागत करेगी और उनको वापस जो है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो है पूरी तरीके से उनको मदद भी देगी। और उन्होंने साथ में उन लोगों से भी अपील की जिनका परिवार पूरी तरीके से जो है माओवादियों के जो अटैक्स हुए थे उनसे कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। उनकी तरफ से कहा कि यही हमारी कह सकते हैं कि भारत में या फिर मानवता की बात जो की जाती है कि लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी, कहीं ना कहीं उसको रोक लगानी होगी, और ये समय है जब हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और यही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से जो है यही बात सीधे तौर पर कही जा रही है बार बार। और साथ ही में ये भी देखने की बात है कि अब हम क्योंकि करीब लगभग 1 हफ्ते का समय ही बच चुका है, अब ऐसे में सबसे बड़े जो गणपति की बात की जा रही है उनको लेकर बहुत सी अफवाहें आती रही कि वो सरेंडर कर चुके हैं, या फिर कभी भी जो है पुलिस जो है उनको औपचारिक तौर पर सरेंडर करने के बाद जो है औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकती है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस 1 हफ्ते में, या फिर कह सकते हैं कि कंक्लूसिव के तौर पर या फिर कंक्लूजन के तौर पर जो है 31 मार्च जो डेडलाइन
जो दी गई है उस तक जो है उस दिन या फिर उसके 1 या 2 दिन पहले तक जो है वो भी आत्मसमर्पण जो है, उनके आत्मसमर्पण होने की बात जो है वो औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि किस तरीके से जो राज्य या जिन राज्य के लोगों ने काफी ज्यादा जो है ये जो माओवादियों का जो संघर्ष कहें या फिर जो उनका आंदोलन रहा और उससे जो हिंसा भी हुई है उसे किस तरीके से खत्म करने में पूरी तरीके से सरकारें आगे बढ़ी और किस तरीके से उन्होंने जो है उसको प्लानिंग पूरी तरीके से की। और उसके खासकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने में सीआईएसएफ की तरफ से भी बहुत अहम भूमिका निभाई गई। तो ये सारी चीजें कैसे एक एक करके जो है प्लानिंग के जरिए की गई है, क्योंकि एक बात साफ है, पूरा ढांचा जो है वो ढह चुका है इस वक्त में, और ऐसे में वापस माओवादियों का या नक्सलवाद को वापस बनना ये काफी तरह से लगभग असंभव दिख रहा है इस वक्त। जी, निश्चित तौर पर असंभव दिख रहा है और एक सफलता की ओर न सिर्फ कदम बढ़ाए हैं, जिसको कहते हैं कि अब आखिरी कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ये अनाउंसमेंट निश्चित तौर पर सफल होगा। इस बीच हम पापा राव की बाइट एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, सुनवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। पापा राव के बारे में भी आपको जानकारी देंगे दर्शकों, और साथ ही साथ एक बार आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं दोबारा कि क्या कुछ पापा राव कह रहा है आखिर और कितना उसका आतंक था। इससे पहले कि हम पापा राव की बात करें, विनोद जी को यहाँ पर जोड़ेंगे इस पूरे या इससे पहले हम आपको बाइट सुनवाते हैं। पापा राव क्या कुछ कह रहा है। 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे, डरे नहीं है। डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता है पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। तो विनोद जी, पापा राव का सरेंडर कितना बड़ा आप इसमें देखते हैं कि ताबूत में आखिरी कील जिसकी बात कही जा रही है, और गणेश के सरेंडर के लिए भी अभी आपने सुना कि सुरेखा बता रही कि शायद इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। क्या जानकारी है और किस तरह से देखते हैं इसको, क्या आकलन है आपका? देखिए, अगर आप ये पापा राव का जो अभी अपने साउंड जेट चलाया तो इसके बारे में और इसकी चीज़ें को मैं बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि 70 के दशक में नक्सलवाड़ी बंगाल से शुरू हुआ ये नक्सलवाद, और आप देखिए कि आज का दिन ये कितना ऐतिहासिक है कि वो नक्सलवाद ही बाड़ी से चला हुआ ये नक्सलवाद कैसे देश के 300 जिलों में अपना प्रभाव बनाया, जिसमें जब आप कहते थे कि रेड कॉरिडोर की बात आप कहते थे कि पशुपति से तिरुपति तक, पशुपति से तिरुपति तक का जो एक टेरर नेटवर्क था, जो अभी सुरेखा ने काफी डिटेल में आपको बताया है कि आप देखिए तेलंगाना के पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो सारे टॉप कमांडर के बाद में ये अंतिम कमांडर है। तो 31 मार्च का जो ये दिन है नक्सल आतंक के खात्मे का, उससे एक हफ्ते पहले पापा राव का सरेंडर ये बताता है कि पूरे दंडकारण्य में आज की तारीख में कोई नक्सली का लीडरशिप नहीं है, या तो मारा गया है या सरेंडर कर गया है। आज दंडकारण्य और बस्तर का जिला, ये आप कह सकते हैं कि भारत में एक जश्न मनाने का दिन है कि बस्तर का पूरा अंचल आज नक्सल फ्री हो गया है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है निखिल, ये एक संकल्प को बताता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताता है। जिस पापा राव को आप बता रहे थे, ये इतना खतरनाक आतंकी नक्सली आतंकी था जो कम से कम मेरे नॉलेज में है कि कम से कम 10 बार इसकी मौत की खबर फैलाई गई थी कि पापा राव मारा गया, और पापा राव फिर उस फिनिक्स की तरह उठ के आता था, कहीं सीआरपीएफ कैंप पे, कहीं सिविलियन के वहां के आदिवासी इलाकों में, कहीं स्कूलों में, इस तरह का अटैक करता था कि 100 से ज्यादा बड़ी घटनाओं में पापा राव सीधे इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हैं कि ये आज जो संविधान और लोकतंत्र की बात करता है, ये सीधे राजनीतिक इच्छा शक्ति, सीधे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन, सीधे ये लड़ाई दिल्ली से लड़ी गई है पहली बार। तो 50 साल के बाद अब नक्सल आतंक के खात्मे की तरफ
आप ये कह सकते हैं कि ये आखिरी मंजिल ये बापा राव था जिसको हमने पार पाया है। और हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 जो गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कहते थे कि ये भारत सरकार का संकल्प है कि जो ये आप लाल आतंक जिसकी बात कहते थे वो भारत के लिए एक इतिहास बन जाएगा और भारत को ये शुभ दिन जो है उसको एक जश्न मनाना चाहिए। जी निश्चित तौर पर संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सुरेखा के पास हम वापस लौटे और आम जनता की भी बात करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से फिलहाल अब उन जंगली इलाकों में माहौल है, उन आदिवासी इलाकों में माहौल है, उन गांवों की क्या स्थिति, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ये कह रहा है ब्रीफिंग आ रही है, वो एंकर आ गया स्पेशल शो के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे हम सुरेखा से एक बार फिर से। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है और जो संकल्प था भारत सरकार का कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे पूरे जड़ मूल से, वो संकल्प अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सुरेखा हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सुरेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि अब फिलहाल वहां पर जो आम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, गांवों की क्या स्थिति है, क्या जिसको कहते हैं कि जो नक्सलवादियों का जो एक भय बना रहता था, जिस तरह से गांव बाजारों में एक दहशत का माहौल रहता था, क्या वो दहशत अब खत्म हो गई है? किस तरह से जो बदलाव है उसको थोड़ा रेखांकित कीजिए, क्या कुछ अब बदला हुआ नजर आ रहा है? सुरेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? सुरेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? सुरेखा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल विनोद जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बदलाव है, ये जो सकारात्मकता आई है, बस्तर ओलंपिक का आयोजन, ये क्या आप सोच सकते थे एक दशक पहले? कैसे देखते हैं इसको? निखिल, क्या आप सोच सकते थे कि एक दशक पहले यहाँ इलेक्शन भी बूढ़ा पहाड़ है झारखंड का इलाका जी, जो नक्सली, जो आप कह सकते हैं कि वो भी एक डेन था उसी तरह का जैसे अबुझमाड़ का जंगल है। बूढ़ा पहाड़ में इस पूरे देश की आजादी के बाद पहली बार लोगों ने वोट किया है। आज झारखंड के पूरे झारखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल प्रभावित रह गया है। आज आप बिहार में देखिए नक्सल फ्री है, मध्य प्रदेश नक्सल फ्री है, तेलंगाना नक्सल फ्री है, हैदराबाद का कई जो जिले हैं वो बिल्कुल नक्सल फ्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूपीए के समय में 180 जो नक्सल प्रभावित जो आप जिले बोलते थे, उस जिले में अब 7 नक्सली जिले रह गए हैं और जिसको एक्टिव बोलते हैं आप, और उस 7 जिले में आज आप जब देखा कि अबुझमाड़ जंगल का सबसे बड़ा सरगना पड़ाव, और वो जब सरेंडर किया है तो आप कह सकते हैं कि अबुझमाड़ आज की तारीख में नक्सली आतंक, रेड कॉरिडोर, पशुपति, तिरुपति, जितने भी फ्रेज गढ़े गए थे दिल्ली से, सारा खत्म हो गया है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार की पहल की ये जितने भी आप योजनाओं को एक साइड कर दे और एक नक्सली आतंक से अगर आपने भारत को मुक्त कराया है तो आप समझिए कि इन सारे इलाकों में करोड़ों आदिवासी को एक नया जीवन मिला है।
एक नई रोशनी है। जो आप कहते थे कि बस्तर ओलंपियाड, बस्तर के स्कूलों की घंटी बजी है वो इस 40-50 साल के बाद। बस्तर के बच्चे अब हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बस्तर के बच्चे अब ये हायर एजुकेशन के लिए उनके पास में सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बस्तर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, बस्तर के लोगों को टेलीविजन और मोबाइल फोन मिल रहे हैं। ये भारत दिखाता है। ये सवाल पूछना चाहिए देश के उन हुक्मरानों को जो आजादी के इतने सालों के बाद भी मुख्य धारा में हमारे जंगल के इलाके, हमारे जंगल के आदिवासी आज तक क्यों नहीं जुड़ पाए। ये क्यों ऐसा संकल्प दिल्ली से नहीं हुआ कि इस नक्सल के आतंक को खत्म करना है। हर बार आप इस नक्सल को लेके आप कहीं ना कहीं, जो दिल्ली की सरकारें थी उस समय में, वो एक पॉलिटिकल अपना एक वोट बैंक और पॉलिटिकल अपना नैरेटिव ही बनाते थे। और आज की हालत में देखिए कि वो फिलॉसफी चेंज हुआ, वो इच्छा शक्ति बनी, तो ये नक्सल का आखिरी कड़ी जो बापा राव है वो आके सरेंडर किया है और संविधान उठाया। तो भारत के संविधान की रक्षा की बात जब आप करते हैं, तो भारत की संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप पहली बार कह सकते हैं कि देश में, देश के हर इलाके में, आदिवासी का इलाका हो या दूसरे मुख्यधारा का हो, अगर भारत का संविधान, भारत का शासन, भारत की संप्रभुता कायम हुई है, तो ये नक्सल मुक्त भारत के संकल्प ने किया है। ये बड़ा अचीवमेंट है। और मैं कहता हूं कि सारे सुरक्षा कर्मियों, सारे पुलिस बलों का जो अब तक इसमें शहीद हुए हैं, उनको भी शहादत को सलाम करना होगा। उन सारे राज्य सरकारों को भी जो इसमें साथ आके और एक मजबूती से कोऑर्डिनेशन बना के राज्य के पुलिसों को भी इसके लिए तैयार किया है। सारे मैं कहता हूं कि सबको सैल्यूट करना होगा। जी, निश्चित तौर पर सैल्यूट करना होगा। ये अभियान बड़ा था और उसको उसी तरह से चलाया भी गया। सुरेखा भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई है, एक बार वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। सुरेखा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, दरअसल हम आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह का बदलाव ऑन ग्राउंड उन गांवों में, उन आदिवासी इलाकों में, उन जंगलों में आपको दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख पा रही, क्या बदलाव देख पा रही? लोगों के मन में जो डर था, जो भय था, जो आतंक था, वो किस तरह से तिरोहित हुआ है, कैसे खत्म हुआ है, क्या जानकारी देंगे आप? जी देखिए, हम बात करें तो विकास की, हम अगर बात करते हैं कि विकास ही है जो बदलाव की तरफ जो है हमें एक आईना दिखाता है, और ये उन गांवों में अगर दिख रहा है तो ये बताता है कि किस तरीके से बदलाव दिख रहा है। बदलाव उन लोगों में भी जिन्होंने सरेंडर किया है। हम उन माओवादियों की भी बात करते हैं तो मल्ल वेणुगोपाल जिन्होंने महाराष्ट्र में सरेंडर किया था, और कह सकते हैं कि बहुत अहम कह सकते हैं कि वो एक वक्त रहा जिसके बाद से जो है एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस पूरे जो नक्सल को लेकर जो जिस तरीके से 31 मार्च का जो डेडलाइन दिया गया था, उसमें से एक अहम प्रोसेस का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, उसमें से उनका भी सरेंडर था। सोचकर देखिए, करीब 4 दशकों के बाद वो अपने घर वापस गए हैं। वहां पर क्या हालात हुए, वो बदलाव देखने को मिलता है। तो वहां का जो बदलाव है वो दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो संघर्ष उनका रहा, या फिर जो जिस तरीके से जो हिंसात्मक घटनाएं लगातार होती रही, वो जो डर लोगों के अंदर था, वो डर खत्म हो रहा है। अब लोग बाहर निकल पा रहे हैं, बाहर जो है विकास देख पा रहे हैं लोग, और खासकर वो लोग भी जो अपनों का इंतजार कर रहे थे, जो नक्सलवाद की तरफ आकर्षित होकर चले गए थे, उनकी वापसी को लेकर भी जो है काफी सालों से उनका इंतजार किया जा रहा था उन लोगों का। तो 4 दशकों के बाद, यानी कि सोचिए कि 2 या 3 पीढ़ियां जो मिस हुई थी, वो आज उनको देख रही है। तो ये बदलाव है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और ये कह सकते हैं कि यही विकास की ओर जो है कह सकते हैं कि नक्शे का एक अहम कदम, अहम पड़ाव जो है वो दिख रहा है। और 31 मार्च लगभग कह सकते हैं कि अब सिर्फ एक तारीख की बात रह गई है, बाकी सब कुछ लगभग सिमट चुका है। जब बात हम माओवादियों की करते हैं, बिल्कुल सब कुछ सिमट चुका है। बात माओवादियों की हो, और आपने बड़ी बात कही कि परिवर्तन हर जगह आया है, परिवर्तन उन दिलों में भी आया है, उन नक्सलियों में भी आया है, नक्सल में एक सरेंडर किया है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं कि जब अभी हमारे रिपोर्टर सुरेखा हैं वहां तेलंगाना में, तो तेलंगाना के डीजीपी के सामने में उन्होंने भी सवाल पूछा था, और सुरेखा ने वो देबू जी जो नक्सल के टॉप शीर्ष कमांडर वो माने जाते हैं, केशव जी के मारे जाने के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद सिर्फ देबू जी ही आए थे सामने में कि वही नक्सल के भी कोर कमांडर के सारे चीफ का वही थे ऑपरेशन का। और देबू जी ने जब सरेंडर किया था तो वो यही बात कहा था कि उसने कहा कि आज का भारत वो नहीं है, आज का भारत बहुत बदल गया है। तो आज का भारत बदल गया है,
ये बात आज जो नक्सल के शीर्ष नेता है वो बात कमिट करता है, वापस आता है, मुख्य धारा में लौट रहा है, जो उसको विश्वास है कि विकास का जो ये रफ्तार जो है वो नक्सल उस आदिवासी इलाकों में पहुंचा है जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे और उनका फिलोसफी भी खत्म हुआ है। जी। तो ये मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को तोड़ने में भी डेवलपमेंट ने बड़ा काम किया है और डेवलपमेंट ने उनके अब झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो वो सीधे वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है कि ये विकसित भारत है, भारत बदल रहा है और ये नक्सलियों तक ने इस बात को एहसास किया और मुख्य धारा में लौटे हैं। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि विकसित भारत में शायद बहुत ज़्यादा उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं राजनीतिक कारणों से, कम उनको भी इस पर दोबारा विजिट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुरेखा आपका और विनोद जी आपका। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी ऑल पार्टी मीटिंग की। आखिर इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों है? मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी वेस्ट एशिया संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग की। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं और ये माना जा रहा है कि ये दोनों नेता जो विपक्ष के तमाम बातें हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, उसका भी जवाब देंगे। और विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर जो प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के संसद में बयान के बाद सरकार ने यह फैसला लिया ताकि सभी दलों की राय लेकर एक संयुक्त राष्ट्रीय रुख बनाया जा सके। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि वेस्ट एशिया का संघर्ष लंबा खिंच सकता है और इसके गंभीर वैश्विक असर होंगे, खासकर ऊर्जा यानी तेल और गैस और सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने टीम इंडिया अप्रोच की अपील की, यानी केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए 7 विशेष समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप्स भी बनाए हैं। सरकार के अनुसार युद्ध के लंबा खिंचने पर तेल, एलपीजी और उर्वरक की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो केरल में चुनावी कार्यक्रम के चलते इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बीमार होने के चलते केरल नहीं जा पाए हैं। इस बीच पश्चिम एशिया के संकट पर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए ब्रीफिंग आते हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल के लिए 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड वर्जन मैं डिटेल में बताऊंगा 2.0 तक क्या अचीवमेंट्स हुए। दूसरा बड़ा हुआ 28,840 करोड़ के
सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं और जो कमिटमेंट देश ने दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035 के जो गोल्स हैं उन गोल्स का अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत में विजिटर्स अब बहुत आते हैं, चाहे टूरिज्म के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस के पर्पज से हो। उन सब के फैसिलिटेशन के लिए एंटायर वीजा और इमिग्रेशन के प्रोसेस को एक तरीके से फुल्ली डिजिटलाइज करने का मिशन कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था। उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई और अब करीब 32 सर्विसेज इसमें ऐड हो गई है और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में, देश के इंडियन मिशंस, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में। इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में, एक एक पॉइंट पे वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे, 180 दिन, 30 दिन, वो अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गई। पैसेंजर क्लियरेंस टाइम 5 to 6 मिनट्स लगते थे, वो 2.5 to 3 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। बायोमेट्रिक उसमें इंक्लूड हुआ, जबकि आइडेंटिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं था, अब बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया। पैसेंजर इंफॉर्मेशन मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर एडेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन आने लग गई। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं था, सारे सिस्टम जो भी थे सारे स्टैंड अलोन थे, वो अब सारा एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। कहीं पर भी किसी को भी कोई डेटा चाहिए होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ पर है, कई बार लॉ एनफोर्समेंट की दृष्टि से जरूरत होती है, तो सबका भी एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबिलिटी आने लग गया। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, और आधार का जिस तरह से बहुत तेजी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन जरूरत है कि उसको कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करे, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करे। कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने इसमें रखे हैं डिटेल में। डेटा सेंटर नए बनेंगे, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, सेल्फ सर्विस कियोस्क जैसे हमने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में देखे होते हैं वो भी आएंगे, आइरिस स्कैनिंग, AI ML टूल्स, हर तरीके से एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड सर्विस, यूनिफाइड इंफ्रा और यूनिफाइड ऐप बनेगी इस नए इन्वेस्टमेंट से। बहुत बेनिफिट है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे लोगों का भारत में आना जब होता है, चाहे जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग जब भी भारत आते हैं तो उनको एक अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो लोग आए, अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए IVFRT 3.0 बनाया जा रहा है। सेकेंड बहुत अच्छा आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया। एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया देश में, कई नए एयरपोर्ट्स बने, चाहे उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मेघालय में शिलोंग, ये लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो एयरपोर्ट, होलोंगी।
फिर हिंडन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगह भी अच्छे एयरपोर्ट्स बने, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब पहले उड़ान के वर्जन में बने और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ। अब उस लर्निंग से, इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से, उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहां पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। बजटरी सपोर्ट एयरपोर्ट्स के लिए अबाउट 12,159 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नए हेलीपोर्ट्स बनेंगे, 200 मॉडर्न हेलीपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड चॉपर के लिए, विशेषकर जो हमारे हिली एरियाज हैं, नॉन एक्सेसिबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, उन सब के लिए। और नए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे, जो कि ध्रुव और डॉर्नियर, इन दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए 400 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। जो एयरलाइंस उड़ान के तहत सर्विस प्रोवाइड करती है, उस मेथड को भी चेंज किया गया है। उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आए, और वायबिलिटी गैप फंडिंग टेपर डाउन होगी 5 साल में। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100% वीजीएफ मिलेगा, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में टेपर डाउन होगा वीजीएफ। इसके लिए 10,043 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया गया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बिकॉज क्या होता है, छोटे एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए O&M सपोर्ट भी इस प्रोग्राम में रखा गया है, जिसके लिए बजटरी सपोर्ट रखा गया है 2,577 करोड़ रुपीस। वेरी वेल थॉट थ्रू प्रोग्राम है, मॉडिफिकेशन इसमें जो किया है एक्सपीरियंस को यूज करके, और ये बहुत ही देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करेगा, ऐसा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे, 100 न्यू एयरपोर्ट्स थे, 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे, और 4 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट इसमें लिया गया है उड़ान के माध्यम से। ये आपको शेयर करेंगे डिटेल जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, एनवायरमेंटल गोल्स जो दुनिया ने पेरिस समिट में, देश का एक दुनिया भर का एक नया फ्रेमवर्क बना। उससे पहले तक क्योटो प्रोटोकॉल चलता था। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समिट में जब एक नया फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में यह था कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करे, और गोल्स को डिसाइड करने में 5 इयर्स के इंटरवल्स रखे गए थे। तो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो 25 to 30 वाले गोल्स चल रहे हैं। अब 30 से 35, 2030 से 2035 के गोल्स को इस कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आज अप्रूव किया गया है। हमारे अब तक के जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का परसेंटेज अगर हम लें तो 36% रिडक्शन हो चुका है। जो सेकंड गोल है, जो कि दुनिया में बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, 2030 तक का जो गोल था वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया, 2026 में उसको एक्सीड कर लिया। आज भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी क्लीन नॉन फॉसिल सोर्सेज से 52% हो चुकी है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा, इसका बहुत क्रेडिट भारत को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का
एनवायरमेंट के प्रति कमिटमेंट है। कई देश या इससे पहले की सरकारों में ये था कि फोर्स किया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का रिफॉर्म्स के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति एक कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन के कारण ये संभव हो पाया। और 2.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब जो 2030 से 2035 के गोल्स हैं, उसमें 8 नए गोल्स हैं, 8 बड़े गोल्स हैं। सबसे पहला, एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है। We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a percentage of GDP by 2035. Of course, baseline 2005 है सभी goals के लिए। Second, for non-fossil fuels based power capacity को 60% करना है by 2035। बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली। अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है, और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में काम चल रहा है उसमें बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा। कार्बन सिंक जो ऑलरेडी हमने देखा था 2.3 बिलियन टन्स की हो चुकी है, उसको 3.5 to 4.0 बिलियन टन्स के बराबर की कार्बन सिंक हमें ट्री और प्लांटेशन के कवर से बनानी है। फोर्थ गोल है क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह लेना है। फॉर एग्जांपल, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन डेवलपमेंट। जैसा आपने देखा, रेलवे का कंपैरिजन अगर हाईवे से करो तो 95% CO2 एमिशंस कम होते हैं, इवन कंसिडरिंग दी CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर। उन सबको लेते हुए भी 95% लेस CO2 एमिशन। मेट्रो बनाते हैं तो वेहिकुलर पोल्यूशन से बहुत बड़े मात्रा में मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हर जगह क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेना है। हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का। तो इन सब से एक नया ग्रोथ का पाथ बनता है। पांचवा गोल लिया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। जहां क्लाइमेट चेंज होता है तो वहां पे अचानक बारिश आना, अचानक क्लाउड बर्स्ट होना, तो एक गोल लिया है कि हम अपने इंफ्रा को कैसे रेजिलिएंट बनाएं। और छठा जो दुनिया ने स्वीकारा है वो है प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन, लाइफ विजन। ये लाइफस्टाइल में हम कैसे एनवायरनमेंट को लाए। मान लो एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो उसको 24 डिग्री सेट करें। मान लो वॉश बेसिन को जब हम यूज कर रहे हो कभी भी, तो हम नल को हर वक्त ऑन ना रखें। इस तरह के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उन सबको हमें अपने जीवन में, अपने जीवन का आधार बनाना। सातवां, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना मैकेनिज्म्स जिससे कि ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सके। आठवां गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स आज अप्रूव हुए कैबिनेट में, 8 गोल्स। ऑल दीज 8 गोल्स विल हेल्प अस अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत ऑन अ क्लीनर ट्रेजेक्टरी। ये आज के फैसले थे साथियों। अब तक जैसा आपने देखा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं 1,84,000 करोड़ रुपीस के। 30 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो 1,31,000 करोड़ रुपीस के हैं। 5 न्यू एयरपोर्ट्स और आज की उड़ान स्कीम मिला के 37,000 करोड़ रुपीस के एविएशन एयरपोर्ट सेक्टर में। 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ रुपीस के, और रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के 31,000 करोड़ रुपीस के। इंडस्ट्रियल पार्क्स और इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5,36,000 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन के लिए 8,70,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। टोटल इंफ्रा से संबंधित सारे फैसले प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में
22,60,000 crore rupees के अब तक अप्रूव हुए. Now we'll take questions. Thank you, sir. So, starting from the front row, Brahma Prakash Dubey, 39. सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से मेरा सवाल उड़ान स्कीम को लेकर है. जो 100 नए एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं और 200 हेलीपैड, तो जो एयरपोर्ट बनेंगे वो जो अभी क्राइटेरिया है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, उन्हीं के तहत बनेंगे या फिर उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, जैसे दूरी आती है, जैसे जेवर एयरपोर्ट वाले में हुआ था. और दूसरा, क्या इसमें प्राइवेट प्लेयर की भी कहीं कोई भूमिका है, वो भी चलाएंगे? थैंक यू. 54. सेकेंड रो. सर कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से नमस्कार. एक सवाल इंटर रिलेटेड है. हम उड़ान की बात कर रहे हैं और एनडीसी की बात कर रहे हैं. उसमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और 200 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे. तो सर, जैसे आपने फेज वाइज रेलवे का पॉल्यूशन आपने कम कर लिया, एयरवेज का जो पॉल्यूशन है, खास करके जो कार्गो का पॉल्यूशन है, और एनडीसी, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है. इसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने की सोच रहे हैं क्या? 22, थर्ड रो. सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से. ये उड़ान स्कीम जो संशोधित हम लोगों ने मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो इससे जुड़ा सवाल ये है कि उड़ान स्कीम जो पहले थी उसके तहत तक कितने एयरपोर्ट अब तक खोले गए और कितने एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें ऑपरेशन फिलहाल बंद हो गए जो उड़ान स्कीम के तहत खोले गए थे? और ये जो नई स्कीम है, पुरानी स्कीम की किन किन चैलेंजेस को कैसे दूर करती है? 45. Hello, sir. Rajesh from Bloomberg. Related questions. You have given a figure of 288.40 billion rupees outlay. Do we have any time frame in mind by when this is to be implemented, like new airports and aircraft, etc.? 46. Yes. Sir. 46. Sir, Twesh from Economic Times. Sir, I have two questions. First is regarding the NDCs. Railways has already expected to achieve net zero. So what kind of targets will a large transporter like Railways have in these goals? Will you be going beyond net zero and also becoming carbon negative of sorts? And second, sir, regarding the Udan scheme, there were additional levies on tickets that were booked from flights that were coming on metro routes or from metro airport stations and to these Udan airports. So since there's a VGF component, so will there be no additional levy on these tickets? 4th row, 24. So this is Sanjeev Chopra from PTIA. I wanted to know, in the modified Udan scheme 2.0, you've talked about development of 100 new airports, but the statement that has been received says that from the existing airstrips these will be developed. So any new airports and airstrips, that you propose to, develop in this scheme? 5th row, anybody? Yes, 271. Hi, sir. Good evening. Danish Anand from NETV Profit. We are seeing that in the past there have been several versions of Udan, but the airlines haven't been happy with the profitability on those particular routes. So how will the government ensure that the new Udan routes are profitable? 7th row, Lakshman. Sir, Prakash Pedashi from BT Now. Under the new scheme, is there any provision to give preference to states or districts where airports could not be developed under the first phase? Anyone? Center, 67. So Dhruvaksh from Business Standard here. One question on the NDCs, one of the slide mentioned, mobilize low-cost finance from developed nations. So just wanted a bit of an clarification and explanation on what this low-cost finance would comprise. Are we looking at ODA loans from multilateral agencies? Are we looking at bilateral sort of financing mechanisms? Just wanted a clarification on that. मैक्सिमम क्वेश्चंस उड़ान से रिलेटेड है. उड़ान में जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, सेफ्टी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, दे रिमेन द सेम.
मान लो कहीं पे कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं, उन सब के क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इजीली डेवलप कर पाए उसमें रिफॉर्म्स जरूर किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एयर स्ट्रिप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना हुआ, उस एयर स्ट्रिप को अगर अपग्रेड करके एयरपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, वो रिफॉर्म्स लिया जाएंगे। पीपीपी का जरूर इसमें उपयोग किया जाएगा जिससे कि तेजी से डेवलपमेंट हो, एक अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट देश ने भी देखा है, तो पीपीपी का उपयोग जरूर किया जाएगा। कितने एयरपोर्ट्स 95 एरोड्रोम्स ऑपरेशनलाइज हुए थे उड़ान 1 में और 15 टेम्परेरीली नॉन ऑपरेशनल है, जो कि न्यू उड़ान में, उड़ान के मॉडिफाइड वर्जन में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इस स्कीम का ड्यूरेशन 10 इयर्स है। स्कीम का ड्यूरेशन 10 इयर्स। क्वेश्चन आया था कितने पीरियड की टाइम फ्रेम क्या है और कितने खुले थे, तो 95 एरोड्रोम्स खुले थे। इस उड़ान में एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स को ही कन्वर्ट किया जाएगा एयरपोर्ट में, ग्रीनफील्ड नहीं है इसमें। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अलग से बनते हैं, उसका हर एक एयरपोर्ट का कैबिनेट में अलग से अप्रूवल होता है। इसमें जो एयर स्ट्रिप्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनका अपग्रेडेशन किया जाता है एयरपोर्ट की तरफ, जैसा हमने कई एग्जांपल्स दिखाए, वो उड़ान प्रोग्राम के अंडर होता है। क्वेश्चन आया एयरवेज में पोल्यूशन का। इनोवेशन बहुत चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय में एयरबस ने एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इनोवेशन लगातार चल रहा है, सारी दुनिया इस तरफ जा रही है कि मिनिमम पोल्यूशन हो, तो डेफिनेटली उसमें भी नए इनोवेशंस आएंगे। कितने खुले टाइम फ्रेम, एडिशनल लेवीज, लेवी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, सेम लेवीज रहेगी, जो आरसीएफ लेवी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। एयर स्ट्रिप्स और न्यू एयरपोर्ट्स मैंने किया। वायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई एयरलाइंस ने काम चालू किया था लेकिन उनकी वायबिलिटी नहीं आई, इसीलिए इस मॉडिफाइड प्रोजेक्ट में 2 साल, पहले 2 साल फुल वीजीएफ देंगे और उसके बाद में उसको टेपर डाउन करेंगे। ये बहुत उनके साथ, एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस को पूरा स्टडी करने के बाद में ही ये नया प्रोग्राम बनाया है। चैलेंज मोड में होगा सारा काम। ऐसे ऑफ कोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी जो अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी जो चैलेंज मोड में जल्दी से चीजों को, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके लाए। अब मैं आता हूं एनडीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। लो कॉस्ट फाइनेंस कई तरह की है। लो कॉस्ट फाइनेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ, इन शेप ऑफ ओडीए and multilateral also, but simultaneously there are so many pension funds and so many international funds which would like to invest in green projects. They are looking for opportunities which can provide a long-term asset for them. That is why they are very interested in India's green development story. तो बहुत सारा अच्छा इंटरेस्ट है, विशेषकर पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, उन सबको जिनको लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स चाहिए, जिनके लिए रिटर्न ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन बहुत ही अश्योर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला चाहिए होता है, उन सबको इसमें टैप किया जाएगा। नेट जीरो रेलवे का, नेट जीरो के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं एज ऑल ऑफ यू नो। तो उसमें जो अभी फर्स्ट जो लेवल का होता है, जिसमें exactly how much diesel has been removed from the operation and how much of that has been electrified, उस लेवल का ऑलरेडी नेट जीरो अचीव हो गया है। उसको क्या बोलते हैं, लेवल 1, स्कोप 1, हाँ स्कोप 1 वाला अचीव हो गया है और अब स्कोप 2 और स्कोप 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो रेलवे itself will be a major contributor to the NDC goals. Thank you. Follow-up question, supplementary. सस्पेंड है, उसमें काम ऑपरेशन नहीं चल रहा है, तो क्या ये नई स्कीम उस पर भी लागू उसको भी होगी? कवर करेगी। और एक सर 400 करोड़ रुपए का आपने मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को लेके दिया, वो क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन, कैसे इंसेंटिव देंगे, 400 करोड़ कैसे यूज होगा? प्रोक्योरमेंट के लिए है वो, ध्रुव और डॉर्नियर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, HAL से प्रोक्योरमेंट के लिए। ये मैंने आज NDC वाले गोल बताया आपको। तो आप देख रहे थे